हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीसी 16 इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें हेक्सर ओहलिन थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। मेरा ये एम है कि आपको टू द पॉइंट, क्रिस्प और क्वालिटी कंटेंट मिनिमम टाइम में प्रोवाइड करूं, जिससे कि आप सभी इनेबल हों अपने खुद के वर्ड्स में एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस असाइनमेंट में लिखने के लिए। अगर एग्जाम्स में इस हेक्सर ओहलिन थ्योरी से कुछ भी पूछा जाता हो तो आप एग्जाम्स में भी कुछ लिख सकें, और थ्रू आउट द लाइफ अगर हेक्सर ओहलिन थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आता हो तो आप कुछ बोल सकें और कुछ लिख सकें। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी लर्नर्स के लिए जिनके पास लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज हैं और फिर भी वो एमबीए करने के लिए एम्बिशियस हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो इग्नू का असाइनमेंट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और वो उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट के, उस सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप असाइनमेंट की काफी डीप स्टडी करें। ये वीडियो कंप्लीटली फ्री है। मेरा सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले और मैं मोटिवेट हूं फर्दर अदर टॉपिक्स को कवर करने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। हेक्सर ओहलिन थ्योरी। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि ये जो थ्योरी है वो दो इकोनॉमिस्ट के द्वारा डेवलप की गई। हेक्सर और हेक्सर के जो डिसाइपल थे, जो हेक्सर के शिष्य थे, ओहलिन, इन दोनों के द्वारा यह थ्योरी डेवलप की गई। हेक्सर और ओहलिन थ्योरी, एक्चुअली इसमें दोनों का नाम है, लेकिन इसके पहले भी सबसे पहले हेक्सर ने इस थ्योरी को दिया था और हेक्सर के कुछ टाइम के बाद ओहलिन ने जो हेक्सर की थ्योरी थी उसमें सर्टेन मॉडिफिकेशंस किए, उसको अट्रैक्टिव बनाया, उसको रिप्रेजेंट किया और देन ये थ्योरी काफी फेमस हुई। दूसरा पॉइंट है, इट इज अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड व्हेन इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस। ये थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा ये एमएमपीसी 16 जो टॉपिक है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत हम हेक्सर ओहलिन थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि इस थ्योरी का एम क्या है, ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है। तो ये हेक्सर ओहलिन थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन करती है कि कोई इंटरनेशनल ट्रेड कब होता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के ट्रिगर करने के। नेक्स्ट पॉइंट है, टू स्टार्ट विद दिस थ्योरी इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड थ्योरीज प्रीवियस टू दिस। हमको हेक्सर ओहलिन थ्योरी स्टार्ट करने के पहले, मैं भी आपको डायरेक्ट हेक्सर ओहलिन थ्योरी बता दूं और भी जगहों पे बताया गया होगा, लेकिन आपको हेक्सर ओहलिन थ्योरी तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक इसकी प्रीवियस हिस्ट्री, इसका इंट्रोडक्शन और इसका कॉन्टेक्स्ट आपको ना पता हो। और वो तब पता चलेगा जब हेक्सर ओहलिन थ्योरी के जो प्रीवियस थ्योरीज हैं उनके बारे में आपको एक सर्टेन आइडिया होगी, एक नॉलेज होगा। तो 2-3 थ्योरीज हैं जो कि हेक्सर ओहलिन थ्योरी के पहले आई। तो सबसे पहले मैं इन थ्योरीज को आपको सिंपल वर्ड्स में और मिनिमम टाइम में एक्सप्लेन करूंगा और देन अपने हेक्सर ओहलिन थ्योरी पे आएंगे। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड की सबसे पहली थ्योरी आई वो थी मर्केंटिलिस डॉक्ट्रिन। मर्केंटिलिस ने एक डॉक्ट्रिन दिया इंटरनेशनल ट्रेड को और उसमें यह बताया कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड तभी होता है जिसमें एक कंट्री का लॉस होता है और दूसरे कंट्री का प्रॉफिट होता है। इसका क्लियर कट मीनिंग है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो किसी कंपनी को प्रॉफिट तभी होगा जब दूसरी कंपनी का लॉस होगा, और जो दूसरी कंपनी का लॉस होगा वही ट्रिगर बनेगा एक जो फर्स्ट कंट्री है उसके प्रॉफिट का। एक एग्जांपल लें, अगर सिंपली इंडिया के पास व्हीट है और इंडिया व्हीट का एक्सपोर्ट कर रहा है किसी नेशन को, किसी एशियन कंट्री को, सपोज यूएसए को ही अगर इंडिया व्हीट का एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इस थ्योरी के हिसाब से यह तभी होगा जब इंडिया को प्रॉफिट हो और इस केस में यूएसए का लॉस होगा। लेकिन यह थ्योरी काफी नाइव, काफी नैरो, काफी लिमिटेड थ्योरी थी। इसका क्रिटिसिज्म हुआ, यह थ्योरी फर्दर कंडेम की गई और एक दूसरी थ्योरी निकल के आई जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, और यह स्मिथ के द्वारा दी गई। स्मिथ ने थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज में यह बिल्कुल कंडेम किया जो मर्केंटिलिस डॉक्ट्रिन था,
जिसमें यह बताया गया था कि कोई भी ट्रेड तब होता है जब एक कंट्री का प्रॉफिट हो और दूसरी कंपनी का लॉस हो। इसमें बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड में यह जरूरी नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड में दोनों कंपनीज जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती हैं उस दोनों का प्रॉफिट होता है, लेकिन इसमें यह भी बताया गया कि वो प्रॉफिट कैसे होता है। इसमें यह एक्सप्लेन किया गया कि अगर किसी एक कंपनी का प्रॉफिट और दूसरी भी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो वो इस तरह होगा कि सपोज करें कि अगर दो प्रोडक्ट हैं एक्स और वाई और दो कंट्रीज है ए और बी। ए के पास एक्सपर्टीज है एक्स को प्रोड्यूस करने की, ए एक्स को चीपर रेट्स में प्रोड्यूस कर रहा है और जो कंट्री बी है वो प्रोडक्ट वाई को चीपर रेट में प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब है कि जो इस थ्योरी का नाम है एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज। एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज का मतलब है कि वो प्रोडक्ट मिनिमम कास्ट में मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ किस कंट्री में बन रहा है। तो कंट्रीज उसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करती हैं जिस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने में उनको एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज हो, यानी कि जो प्रोडक्ट वो चीपर रेट्स में अपने होम नेशन में प्रोड्यूस करें। इसका एग्जांपल लें, इंडिया में शुगर केन बहुत ही चीपर रेट्स में प्रोड्यूस किया जाता है और यूएसए में मशीन्स और इक्विपमेंट्स काफी चीपर रेट्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो कि शुगर केन प्रोडक्शन को काफी फैसिलिटेट करता है और यूएसए का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, वहां की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड है कि यूएसए मशीन्स को एक चीपर रेट्स में प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस केस में इंडिया शुगर केन को यूएसए को एक्सपोर्ट करेगा और यूएसए इंडिया को अपनी जो चीपर मशीन्स हैं, अपनी टेक्नोलॉजी है, उसका एक्सपोर्ट करेगा। सो ओवरऑल दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया और दोनों कंट्रीज का इस केस में बेनिफिट हुआ। तो ओवरऑल हमें यह थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज जो स्मिथ के द्वारा दी गई, यह समझ में आई कि कंट्रीज उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करती हैं जिसमें उनको एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज हो, यानी कि वो प्रोडक्ट जो उस कंट्री में चीपर रेट्स में अवेलेबल हो। तो इस थ्योरी ने पूरी तरह से मर्केंटिलिस्ट के डॉक्ट्रिन को कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया और एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज थ्योरी निकल के आई। इसके बाद जो तीसरी थ्योरी है उसको भी हमें समझना जरूरी है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कास्ट एडवांटेज बाय रिकार्डो। रिकार्डो ने थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कास्ट एडवांटेज दिया। जिस तरह से जो स्मिथ की एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज की थ्योरी थी वो मर्केंटिलिस्ट के डॉक्ट्रिन को कंडेम की, ठीक उसी तरह रिकार्डो की कंपैरेटिव कास्ट एडवांटेज की थ्योरी स्मिथ के एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज की थ्योरी को पूरी तरह से कंडेम कर दी। इस थ्योरी में जो रिकार्डो की थ्योरी थी कंपैरेटिव कास्ट एडवांटेज की, उसमें रिकार्डो ने क्लियर कट बताया कि यह जरूरी नहीं है कि कोई इंटरनेशनल ट्रेड तभी हो जब उस कंट्री को एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज हो। ऐसा भी हो सकता है, उस केस में भी इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है कि दोनों प्रोडक्ट्स में ही सेम कंट्री को एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज हो, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करें कि दो कंट्रीज हैं ए और बी, दो प्रोडक्ट हैं एक्स और वाई। कंट्री ए के पास कंट्री ए के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो एक्स को भी चीपर रेट में प्रोड्यूस कर ले और वाई को भी चीपर रेट में प्रोड्यूस कर ले इन कंपैरिजन टू कंट्री बी। तो एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज के हिसाब से क्या होना चाहिए? ये ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेड तभी होगा जब दोनों कंट्रीज के पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जो कि एक कंट्री के पास एक्स प्रोडक्ट अगर चीपर रेट्स में हो तो बी कंट्री के पास वाई प्रोडक्ट चीपर रेट में अवेलेबल होना चाहिए, तभी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो होगा। लेकिन कंपैरेटिव कास्ट एडवांटेज की थ्योरी जो रिकार्डो के द्वारा दी गई, उसमें यह बताया गया कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर कंट्री ए के पास दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों चीपर रेट्स में अवेलेबल हैं, तो भी एक इंटरनेशनल ट्रेड होगा। वो इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होगा, उसके सोर्सेस क्या होंगे, उस चीज को एक्सप्लेन फर्दर किया गया हेक्सर ओहलिन की थ्योरी में। तो यहां पे ये पॉइंट लिखा गया है कि थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कास्ट एडवांटेज बाय रिकार्डो, इसमें ये बताया गया इफ अ कंट्री ए हैज एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज ऑन बोथ प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई ओवर country B, then also trade will happen and country A will export that product between X and Y, which will have comparative cost advantage over other. So अब कंट्री ए के पास दो प्रोडक्ट्स हैं और दोनों वो चीपर रेट्स में बना ले रही है,
तो कंट्री ए फर्दर कंपैरिजन करेगी। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का मतलब यह है कि कंट्री ए के पास यह कंडीशन है कि वो एक्स और वाई के बीच में फर्दर कंपैरिजन करे कि किस प्रोडक्ट में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ज्यादा है, यानी कि एक्स और वाई में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कंपनी कंपैरेटिवली एक्स और वाई में चीपर रेट में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। तो जो भी कंपैरेटिवली चीपर रेट्स होगा, जिस प्रोडक्ट के भी रेस्पेक्ट में उस कंट्री के पास कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज होगा, उस प्रोडक्ट का कंपनी एक्सपोर्ट करेगी। तो यह बात बताई गई थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में। मैं फर्दर आपको बताना चाहूंगा, सीधा सीधा मर्केंटिलिस्ट प्रिंसिपल में यह एक्सप्लेन किया गया कि एक कंट्री का अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो एक कंट्री का प्रॉफिट होता है, दूसरी कंट्री का लॉस होता है। दूसरी जो थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, उसमें यह बताया गया कि दो कंट्रीज के पास अगर दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड तब होगा जब जो कंपनी ए है उसके पास प्रोडक्ट एक्स है वो चीपर रेट्स में बन जाए, और कंपनी बी जो कंट्री बी है उसके पास जो प्रोडक्ट वाई है वो चीपर रेट्स में बदल जाए, तो दोनों प्रोडक्ट का एक्सचेंज होगा और दोनों कंट्रीज को प्रॉफिट होगा। और उसके बाद जो तीसरी थ्योरी निकल के आई, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जो कि रिकार्डो के द्वारा दी गई, उसमें यह सीधा बताया गया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज अलग अलग प्रोडक्ट पे दोनों कंट्रीज के पास अवेलेबल हो। अगर सेम ही कंट्री के पास दोनों प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, दोनों प्रोडक्ट सेम कंट्री चीपर रेट्स में प्रोड्यूस कर रही है, तो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इस केस में जो कंट्री एक्स और वाई के बीच में कंपैरिजन होगा कि एक्स और वाई प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट कंपनी रिलेटिवली चीपर रेट में प्रोड्यूस कर रही है, जो ज्यादा चीपर रेट में कंट्री प्रोड्यूस करेगी उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा। तो ये तीनों थ्योरीज थी। अब आते हैं हेक्सर और ओहलिन थ्योरी पे। हेक्सर और ओहलिन थ्योरी में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो थ्योरी थी उसके सोर्सेस को बताया गया। इस थ्योरी में यह बताया गया, Hexa-Rollin theory describes the source of comparative cost advantage and hence supplements the theory. So जिस तरह से एक हमें यहाँ पे क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगी, जिस तरह के प्रीवियस थ्योरीज ने एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया, उनको कंडेम किया, उसी तरह से हेक्सर-ओहलिन थ्योरी ने क्रिटिसाइज और कंडेमनेशन नहीं किया, बल्कि हेक्सर और ओहलिन थ्योरी जो इसकी प्रीवियस थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जो कि रिकार्डो के द्वारा दी गई थी, उस थ्योरी को सप्लीमेंट किया, उस थ्योरी को बूस्ट किया। रिकार्डो की थ्योरी में जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का सोर्स नहीं बताया गया था, लेकिन ओहलिन ने और हेक्सर ने उसके सोर्स को बताया। इसलिए हेक्सर और ओहलिन ने यह बताया कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं किसी कंट्री के पास, सच दैट लेबर और कैपिटल, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो ये डिटरमाइन करते हैं कि उस दूसरे कंट्री में जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज वाला प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसीलिए क्योंकि ये जो थ्योरी थी हेक्सर और ओहलिन की, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल और लेबर, इन दोनों पे डिपेंड करती थी, इसीलिए इस थ्योरी का दूसरा नाम भी है फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। सो अगर कभी भी हेक्सर-ओहलिन थ्योरी के अलावा फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी पे भी बात होती है तो हम सेम चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसका मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सपोज जैसे हम सभी को पता है कि इंडिया में लेबर पावर काफी अबंडेंस में एग्जिस्ट करती है, चीपर लेबर यहां पे अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में कैपिटल उस क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। और अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए के पास कैपिटल काफी अबंडेंस में अवेलेबल है, लेकिन यूएसए के पास लेबर उतनी चीपर रेट्स में अवेलेबल नहीं है। तो सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट एक्स और वाई है, एक्स प्रोडक्ट जो है वो लेबर इंटेंसिव है, इसका मतलब है कि एक्स प्रोडक्ट में जो लेबर, कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, लेबर का भी और कैपिटल का भी। लेकिन अगर हम एक्स को लेबर इंटेंसिव बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वाई के कंपैरिजन में एक्स में ज्यादा लेबर लग रहा है, मोर यूनिट्स ऑफ लेबर लग रही हैं इन कंपैरिजन टू वाई। और जो वाई प्रोडक्ट है वो कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि वाई के प्रोडक्शन में जो कैपिटल का अमाउंट है वो एक्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इस केस में अगर इंडिया लेबर एबंडेंस की कंट्री है और यूएसए कैपिटल एबंडेंस की कंट्री है, तो एक्स प्रोडक्ट जो कि लेबर इंटेंसिव है वो इंडिया
में चीपर रेट्स पे अवेलेबल होगा, और इंडिया यूएसए को लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्ट होगा वो एक्सपोर्ट करेगी, और यूएसए जो कि वाई प्रोडक्ट है, वाई जो कि कैपिटल इंटेंसिव है, और यूएसए में कैपिटल भी ज्यादा है, कैपिटल एबंडेंट कंट्री है, तो यूएसए उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेगी, उस प्रोडक्ट वाई का एक्सपोर्ट करेगी जो कि कैपिटल इंटेंसिव हो। तो मुझे अब ये मैं होप करता हूं कि हेक्सर-ओहलिन थ्योरी का आपको एक क्रक्स समझ में आया, इसके पहले का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, इसके पहले कौन कौन सी थ्योरीज निकल के आई, सच दैट मर्केंटाइलिस प्रिंसिपल, जिसमें यह बोला गया था कि हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड तभी होगा जब किसी एक कंपनी का लॉस हो, एक कंपनी का प्रॉफिट हो। दूसरा प्रिंसिपल, दूसरी थ्योरी आई जो कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थी, उसमें यह बताया गया कि उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा जिसका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ज्यादा हो, यानी कि जो चीपर रेट्स में अवेलेबल हो। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज रिकार्डो ने दी, उसमें यह बताया गया ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों कंट्री के पास अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट हो जिसका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसी एक कंट्री में एक प्रोडक्ट का ज्यादा हो और दूसरी कंट्री में दूसरे प्रोडक्ट का ज्यादा हो। उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एज पर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर एक ही कंट्री जिसमें दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों को वो कंट्री चीपर रेट में बना सकती है, तो उन दोनों प्रोडक्ट्स में कंपेयर किया जाएगा और जो प्रोडक्ट रिलेटिवली चीपर रेट में कंट्री बना सकती है उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाएगा। फर्दर ये थ्योरी आई जिसको हेक्सर-ओहलिन थ्योरी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी ने अपनी जो इसके पहले की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी थी उसको सप्लीमेंट दिया, उसको एक बूस्ट दिया। उसमें यह बताया कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का सोर्स क्या है। इसमें यह बताया गया कि इसी थ्योरी को ये फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सोर्स को बताया गया वो प्रोडक्शन फैक्टर्स को बताया गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बताया गया, जो कि मेनली दो सोर्सेस पे इसमें ज्यादा इलेबोरेट किया गया, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। सो कोई कंट्री अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेगी, और दूसरी कंट्री अगर लेबर इंटेंसिव है तो वो लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्ट होगा उसका एक्सपोर्ट करेगी। तो इस तरह से हमें हेक्सर और ओहलिन थ्योरी समझ में आई। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ये भी है, बिना इस एजम्पशंस के हेक्सर और ओहलिन थ्योरी में कुछ एजम्पशन लिए गए, बिना एजम्पशन के ये थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी। कोई भी थ्योरी होती है उसमें सर्टेन एजम्पशन लिए जाते हैं, उसी सारे एजम्पशन पे वो थ्योरी फिट बैठती है। 10 एजम्पशन है, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। 2 कंट्रीज A and B, 2 goods X and Y and 2 factors of production, labor and capital। इस थ्योरी ने लिमिटेड 2 कंट्रीज, 2 गुड्स और अगर 2 फैक्टर्स जो कि लेबर और कैपिटल हैं उनकी ही बात लेकर के अगर की जाए तो ये थ्योरी फिट बैठती है। इसीलिए इस थ्योरी को 2x2 थ्योरी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी को जैसे मैंने बताया कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, इसीलिए इसको फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी भी कहते हैं। सिमिलरली ये 2 कंट्रीज, 2 गुड्स और 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डील करती है, इसीलिए इसको 2x2 थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा एजम्पशन है गुड एक्स इज लेबर इंटेंसिव और गुड वाई इज कैपिटल इंटेंसिव। ये उन्हीं प्रोडक्ट्स की बात करती है एक्स और वाई। इसमें दोनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट जो है वो लेबर इंटेंसिव है और दूसरा प्रोडक्ट कैपिटल इंटेंसिव होगा। तीसरा, बोथ कंट्रीज यूज सेम टेक्नोलॉजी। इसने ये बात की है कि दोनों कंट्रीज के पास सेम टेक्नोलॉजी है, किसी कंट्री के पास कोई टेक्निकल एज नहीं है, ताकि जो पूरा एनवायरमेंट हो वो काफी सिमिलर हो। चौथा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स इन बोथ कंट्रीज आर सेम। दोनों कंट्रीज में जो कंज्यूमर्स हैं उनका बिहेवियर सेम है, उनके टेस्ट सेम है, उनके प्रेफरेंसेस सेम है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इसलिए बताए गए हैं, इसलिए एजम्पशन लिए गए हैं कि चीजें आइडियलाइज हो जाएं, और जिन 4 पॉइंट्स पे इस थ्योरी ने फोकस किया है उन 4 पॉइंट्स को लेकर के बाकी जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो कि इसको अब इंपैक्ट डाल सकती हैं वो नेग्लिफाई हो जाएं। जो 5th एजम्पशन है उसमें बताया गया है इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन इन बोथ कंट्रीज। दोनों कंट्रीज के पास जो स्पेशलाइजेशन है वो इनकम्प्लीट हो। एक्स अगर ए कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव है और बी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है, तो ए कंप्लीटली लेबर इंटेंसिव ना हो और बी कंप्लीटली कैपिटल इंटेंसिव ना हो। इसका मतलब है क्योंकि अगर ए कंप्लीटली लेबर इंटेंसिव हो जाएगी तो वो सिर्फ लेबर इंटेंसिव चीजों को एक्सपोर्ट करेगी, और बी अगर पूरी तरह से कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगी तो वो सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट करेगी। तो ये जो इनकी जो
इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है वो बहुत जरूरी है। जो सिक्स्थ एजम्पशन है, परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ कमोडिटी एक्स एंड वाई एज वेल एज इन फैक्टर मार्केट। इसका मतलब यह है कि जो दोनों प्रोडक्ट हम ले रहे हैं केस स्टडी में, एक्स और वाई, और जो दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल, इसमें परफेक्ट कंपटीशन हो, यानी कि जो मार्केट हो पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड हो। परफेक्ट कंडीशन का मतलब है कि इफ मार्केट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट, कंप्लीटली बेस्ट, कंप्लीटली फोकस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर डिमांड और सप्लाई के अलावा मार्केट को इंपैक्ट न कर रहा हो। आठवां जो पॉइंट है, नो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट एंड ट्रेड बैरियर। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इसमें नहीं ली गई है, क्योंकि कभी कभी सी रूट्स हैं, एयर रूट्स हैं, उनसे सेम प्रोडक्ट में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट काफी बढ़ जाने से उस पे प्रोडक्ट के प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं। ट्रेड बैरियर्स, अगर कोई पॉलिटिकल कोई किसी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी है जो जिसने की ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, तो भी ये सारी चीजें इस थ्योरी को हैम्पर करेंगी। इसीलिए एक ये भी एजम्पशन माना गया है कि नो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट एंड ट्रेड बैरियर। नेक्स्ट है नाइन्थ एजम्पशन है, बोथ कंट्रीज हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर एल एंड कैपिटल के विच आर फुल्ली एम्प्लॉयड एंड वन हैज अबंडेंस ऑफ लेबर एल एंड अदर हैज अबंडेंस ऑफ कैपिटल के। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, दोनों कंट्रीज के पास लेबर और कैपिटल है जो कि फुल्ली एम्प्लॉयड है, जो कि फुल्ली यूज हो रही है, और एक कंट्री लेबर इंटेंसिव है और दूसरी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है। एक कंट्री के पास लेबर अबंडेंस ज्यादा है, फिजिकली लेबर ज्यादा प्रेजेंट है, और दूसरी कंट्री के पास फिजिकली कैपिटल जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है। लास्ट एजम्पशन है, इंटरनेशनल ट्रेड इज इन बैलेंस। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो पूरी तरह से बैलेंस में है, यानी कि जो कंट्री जितना एक्सपोर्ट कर रही है उतना ही इंपोर्ट कर रही है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो फिगर्स हैं वो इक्वल हैं। एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ही फंड हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमने एजम्पशन में देखी। तो इस तरह से मुझे मेरी ये होप है कि आप सभी को हेक्सर-ओह्लिन थ्योरी का 360 डिग्री व्यू मिला। आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि ये इंटरनेशनल ट्रेड को डील करती है। इसके पहले की जो थ्योरीज हैं वो समझ में आई, जैसे कि मर्केंटिलिस्ट डॉक्ट्रिन, जो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, और इसके एजम्पशन समझ में आए। अब आप सभी इनेबल होंगे अपने असाइनमेंट में अपने वर्ड्स में, आप कहीं से कॉपी पेस्ट ना करें, आप अपने वर्ड्स में 3 to 4 पेजेस लिखें। रिटन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता हो तो आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखेंगे तो मेरी ये पूरी उम्मीद है कि आप जरूर लिख पाएंगे। और थ्रू आउट द लाइफ अगर आपने एमबीए किया है और हेक्सर-ओह्लिन थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है तो आप इस पे कुछ बोल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। मेरा लास्ट में आप सभी से सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूं इस तरह के फ्यूचर वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।